तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए स्किन वॉकर की सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर स्किन वॉकर होता क्या है? जिन दोस्तों को नहीं पता कि ये स्किन वॉकर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। स्किन वॉकर एक ऐसी बुरी शक्ति है जिसको हम छलावा भी कहते हैं, और ये छलावा हमें अपने जाल में फंसाकर हमारी जान भी ले सकता है। ठीक ऐसा ही नयन और रोमा के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं कि कैसे उनकी दादी ने उन दोनों की जान बचाई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस की रात थी। नयन तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना घर, आखिर इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर चलो फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगा। लेकिन रोमा ने जिद पकड़ ली कि मुझे जानना है क्या है आखिर इस हाईवे का सच। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं है, बस एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान नहीं देना है कि कोई भी कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो, हम कार को नहीं रोकेंगे और ना ही कार से उतरेंगे। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास सी एक लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए से थे। नयन ने रोमा को कहा, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। तभी रोमा गुस्से से बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है। तुम बात को समझो रोमा, हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानियां सुनी हैं। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा, वो सब मैं नहीं सुनना चाहती। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। नयन ने कहा, रोमा जल्दी अंदर आओ, लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर ढकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल भी नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए है। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। रोमा रोते हुए नयन को पुकारे जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सके, तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके जोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, रोमा उससे दूर होते जा रही थी। तभी रोमा को लगा कि किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जप करो। रोमा ने ठीक वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। तभी रोमा रोते हुए नयन से माफी मांगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से, और दोनों गाड़ी में बैठे। भगवान का जप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी खड़ी थी और उसी हाईवे के पास वो मुस्कुरा।
तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अपनी अगली कहानी। विजयपुर नामक एक गांव था। इस गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह तालाब एक भूतिया तालाब है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग इस तालाब की हकीकत को जानते थे। उन्होंने देखा था कि इस तालाब के पास जाने पर क्या हो सकता है। कई बच्चों की लाशें इस तालाब में मिली। इन लाशों का सर नीचे गड़ा हुआ होता और दोनों पैर ऊपर। इस प्रकार की घटनाएं इस तालाब में हो चुकी थीं, तो गांव के लोग अपने बच्चों को समझाते थे कि बेटा इस तालाब के पास न जाएं। जब ज्यादा घटनाएं घटने लगी तो लोगों ने इस तालाब के पास रात को तो दूर दिन में भी जाना छोड़ दिया था। लोगों को अक्सर इस तालाब से ये काम रहता था कि पूरा गांव इस तालाब पर शौच के लिए जाता था, और इस तालाब पर जो कोई अकेले शौच के लिए जाता, उस आदमी की ही ज्यादा मौतें होती थी, क्योंकि छलावा केवल अकेले आदमी को देखकर उसको अपना शिकार बनाता है। कई बच्चे जो खेलने के लिए तालाब पर जाते थे, उन बच्चों में से रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती थी। मौत सभी एक प्रकार की ही होती थी, सर नीचे, दोनों पैर ऊपर। ऐसा होने पर गांव के लोग इस तालाब की पूरी हकीकत जान चुके थे। गांव के सभी लोगों ने इस तालाब पर शौच के लिए जाना बंद कर दिया और डब्बे में पानी भर खेतों में शौच के लिए जाया करते थे। इस प्रक्रिया को अपनाया तो गांव में यह घटना कम हो गई। फिर किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था। समय बीतता गया। तकरीबन 10 साल बीत चुके थे और अब गांव में सुधार आ गया। पहले सभी घर में कच्चे हुए करते थे, लेकिन अब हर किसी का घर पक्का मकान है और ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित भी हैं। सभी के पास शौचालय भी थे, तो उन गांव के लोगों को तालाब के पास जाने की जरूरत भी नहीं थी। यह सब हादसे बिल्कुल 0% हो गए। ज्यादातर लोग इस तालाब की पिछली कहानी भूल गए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे वह ज्यादा जनसंख्या में गुजर चुके थे। उनमें से 2 या 3 लोग ही बचे थे जो कि इस तालाब के बारे में जानते थे, लेकिन यह सच्चाई केवल एक कहानी के रूप में देखा जाता था। इस सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता था, तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए वह कुछ नहीं बोलते थे। गांव में ग्राम प्रधान के यहाँ शादी थी। ग्राम प्रधान का नाम नत्थू राम था। नत्थू राम की एक लौती बेटी थी। नत्थू राम अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया, जो कि कुछ रिश्तेदार शहर में रहा करते थे और जो काफी मालदार भी थे। शादी के 3 या 4 दिन पहले सारे मेहमान आ चुके थे। शादी का प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा था। उन मेहमानों में से 2 लड़के थे, जिसका एक का नाम दीपक था और दूसरे का सोनू। यह दोनों लड़के शहर में पले बड़े हुए थे, तो गांव में आकर गांव की भाषा और रहन सहन देखकर इनको हंसी आती थी, क्योंकि गांव में अक्सर देहाती भाषा को ही बोला जाता है। दीपक की बॉडी काफी अच्छी थी, तो दीपक अपनी बॉडी के गुरूर में रहता था और किसी की भी बात नहीं मानता था। दीपक और सोनू दोनों गांव के बाहर गांव कैसा है यह देखने चले जाते थे, और यही दिन बीतते चले गए। 2 दिन बीत गए। शादी को सिर्फ 1 दिन शेष बचा। शादी की तैयारी चल रही थी। दीपक को किसी व्यक्ति ने तालाब के बारे में बताया और उधर न जाने को कहा। दीपक ने यह बात इसलिए टाल दी क्योंकि दीपक समझ रहा था कि गांव के लोग
उन्हें डराना चाहते हैं। अगला दिन हुआ, बारात गांव में आ गई थी। बारात रात के 2 बजे तक चढ़ चुकी थी और फेरों का इंतजाम चल रहा था। फेरे वेरे सब निपट गए और नथुराम की बेटी विदा होकर चली गई। तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे। दीपक और सोनू ने शराब पी और नशे में होकर दीपक ने सोनू से कहा कि चल उस तालाब के पास चलते हैं। सोनू नशे में था तो जिसके कारण उसने भी हाँ कर दी और एक बोतल लेकर तालाब के पास चल दिए और तालाब के पास जाकर बैठ गए और तालाब के पास बोतल खोलकर पैक मारने लगे। दीपक हंस रहा था कि इस तालाब के पास जाने के लिए गांव के लोग हमें मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। आधा घंटे तक दीपक और सोनू बैठे रहे और आधे घंटे के बाद एक लड़की की पायलों की आवाज आई। दीपक ने सोचा कोई लड़की यहाँ पर है। दीपक ने सोनू को वहां से उठाया और पायलों की आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद यह आवाजें आना बंद हो गई। रात के समय में अकेली लड़की सुनसान जगह पर आई है, इसका मतलब हमारी तो मौज हो गई। दीपक ने सोचा कि लड़की हमसे छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन दीपक और सोनू को यह नहीं पता था कि वह लड़की की पायलों की आवाज नहीं है, वह एक छलावे का झांसा है। कुछ देर बाद उन दोनों को पायलों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें तालाब के किनारे से आ रही थीं। दीपक और सोनू इन आवाजों के जरिए तालाब के किनारे तक पहुंच गए और उन्हें एक लड़की पानी में खड़ी दिखाई दे रही थी और अपने पास बुलाने का इशारा दे रही थी। दीपक और सोनू ने इन इशारों को देखा तो वह गदगद हो गए और पानी के अंदर जाने लगे। जैसे ही पानी के अंदर गए वैसे ही छलावे ने दीपक और सोनू को पानी में डुबोकर उनकी हत्या कर दी। जब सुबह को देखा तो दीपक और सोनू घर में मौजूद नहीं थे। घर के सदस्यों ने उन दोनों को तलाशना चालू कर दिया। जब सब जगह ढूंढने पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला, तब गांव के ही एक आदमी ने तालाब पर तलाश करने का मशवरा दिया। वहां जाकर देखा तो दोनों की लाशें तालाब में गड़ी हुई थी। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे वो सच था। सबको समझ में ये आ चुका था। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अपनी कहानी। दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हो तो वीडियो को। दोस्तों यह कहानी हमें मथुरा से सुमित जानी जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम सुमित जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहां मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिनों की छुट्टी मिली थी, तो विरल बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फौरन वहां जाकर फ्रेश हो गए। रात की सफर की थकान उतारकर 1 आध घंटे में हम समंदर की ओर मौज मारने निकल पड़े। छुट्टियों का सीजन था तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नर्म धूप सेक रहे थे।
मैं और विरल तो यह नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नजर धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार, उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया, पर मुस्कुराकर वह खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहां से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नजर उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूं, इसके पहले विरल मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे जाने लगा और विरल मुझे बोला कि आज तो यह लड़की पटाकर ही दम लूंगा। तू खाली मेरा साथ देता जा। समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार ही नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमयी फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारे कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान तो देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है, तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। विरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नजरों में ऐसा लग रहा था कि वह हमें बुला रही है। अब विरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था, तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो विरल मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। तो वो लपक कर उसकी ओर और पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट बीत गए, पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर न दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, विरल विरल विरल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। वह जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से में मेरी आंखों में देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों से नाखून भी गायब हो गए और फिर मेरी नजर उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली थी।
अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वह एक चुड़ैल या छलावा था। मैंने वही खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज सुनकर वहां 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक कहीं गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया तो वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया गया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नजर विरल के पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने कुछ ज्यादा ही प्यार कर दिया क्या, और प्यार के चक्कर में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया। तेरी लफड़ेबाजी में देवर तो बन गया, लेकिन अब चाचा बन पाऊंगा या नहीं, या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने मुझे खुद ही आना पड़ेगा। विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। बस गुमसुम मेरी बातें सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वह पूरी तरह खौफ में है। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और मैंने कभी फिर दोबारा बात नहीं की। शायद यही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अपनी अगली कहानी। प्लीज दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह कहानी हमें अहमदाबाद से जिग्नेश पटेल जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और मैं एक गुजराती परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अहमदाबाद में सैटेलाइट विस्तार में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। पिताजी पेशे से हलवाई और माँ हाउसवाइफ हैं। 5 साल पुरानी इस घटना से आज भी मैं डरा हुआ हूँ। आज मैं वह किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जिसे लिखते वक्त भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल जोरों से धड़क जाता है। मेरे रोम रोम में बिजली कूद जाती है। भूत प्रेत और शैतान में कभी न मानने वाला पुराना जिग्नेश यानी मैं आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। मेरी हालत यह है कि आज मैं रात में भी बत्ती चालू करके सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा में इम्तिहान में मैं नाकामी हासिल किया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया। जब एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया, पर कौन काम देता एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को। नौकरी न मिलने पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने माता पिता का व्यवसाय यानी हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही कर लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने पूड़ी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई का काम और हर तरह का खाना नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आते और सारा पका पकाया नाश्ता मुझे फेंकना पड़ता। गोंडल रोड पर मैं जहाँ ठेला लगाता था वह एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती, पर मेरा ही काम ठप था।
मैंने हार मानकर यह सोचा कि क्यों न मैं घर वापस जाकर पिताजी के पैरों पर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज्यादा भीड़ भी नहीं थी और मैं पास की ही दीवार पर पेशाब करने के लिए चला गया। मैं जब उस दीवार पर पेशाब करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और एक भयानक सी आवाज सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वह खुश हुआ हो। थोड़ी देर बाद वहां भीड़ जमा होने लगी। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक को समझाने चला गया। वह इंसान कुछ अजीब था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीले में जो है सब कुछ पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे धर दिए। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना नाश्ता तो ले गया और पैसे भी ज्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे भी वापस ना लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वह आदमी रोज आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। तो एक दिन मैंने घूमने का फैसला किया और मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेले मैंने नहीं निकाले। अगले दिन मैं जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हारी तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रख कर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया और जहां मैं पेशाब करने गया था वहीं पर जाकर वह गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना ये देखकर मेरे तो पसीने से तरबतर हो गया और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग आया। पिताजी से माफी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हर पल यही डर सताता रहता है कि यह रहस्यमयी प्रेत मुझसे किस प्रकार का बदला लेगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानियां कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। और प्लीज शेयर कर दीजिए। इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। इससे मुझे हौसला मिलेगा कि आप लोग मेरी कहानियां सुनते हो, क्योंकि अगर मेरी कहानियों में कोई भी कमी है तो आप बेझिझक मुझसे बोल सकते हो। मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी अर्पण वर्मा जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अर्पण वर्मा है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि यह सच्ची घटना मेरे दोस्त के दादाजी ने बताई है, जो कि मैं सूरज भाई को भेजकर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, यह कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने मजबूरी में आकर मुर्दों का मांस खाना शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इन दोनों भाइयों की कि इतना घिनौना काम करने से पहले इन्होंने अपना और समाज के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, मैं जल विभाग में काम करता हूँ और साथ में मेरा एक मित्र भी है। तो उसी के दादाजी ने
मुझे यह खौफनाक कहानी सुनाई थी। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी एक खौफनाक कहानी सुनाएंगे जिसमें दो भाई कैसे लाश खाने वाले हैवान बन जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो जब मुझे छुट्टी मिली तब मैं अपने दोस्त के घर गया और उसके दादाजी से मैंने पूछा कि क्या आप मुझे यह सच्ची घटना बता सकते हैं। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि श्यामपुर नामक एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों शादी के लायक हो गए थे और उनकी एक बूढ़ी माँ थी और पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनका देखभाल सिर्फ वह बूढ़ी औरत ही करती थी और वह दोनों भाई अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो उनकी बीवियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब दोनों भाई काम पर चले जाते थे तो उनकी बीवियां उनकी बूढ़ी माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान करती और मारती थीं। लेकिन जब उस बूढ़ी औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने अपने दोनों बेटों से उनकी शिकायत कर दी। यह बात सुनते ही दोनों भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपनी बीवियों को मारने लगे। मार खाने के बाद दोनों बीवियां अपने मायके चली गईं और मायके में आकर उन्होंने अपने घर वालों को उल्टा सीधा बताकर अपने पति को जेल में भिजवा दिया। लेकिन उनकी बूढ़ी माँ का चेहरा देखकर उनकी बीवियों ने पुलिस से रिपोर्ट वापस ले ली और दोनों भाइयों से तलाक लेकर उन्हें छोड़ दिया। यह सब इतना दर्दनाक था कि उनकी बूढ़ी माँ यह सब सह नहीं पाई और कुछ दिनों बाद चल बसी। अब दोनों भाइयों का जीना दुश्वार हो चुका था। अब उनको खाना पकाकर कौन देता, इसलिए जब तक उनके पास पैसे थे तब तक उन्होंने होटल से मंगवाकर खाना खाया। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने अपना घर बेच दिया और फिर किराए की मकान पर रहकर होटल का खाना खाने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वह पैसा भी खत्म हो गया और दोनों अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। उनको कोई खाने के लिए भी नहीं देता था, जिससे वह कमजोर पड़ने लगे। कई कई दिनों तक तो वह सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते थे। तो एक दिन छोटे भाई की तबीयत काफी खराब हो गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका बड़ा भाई पैसे का जुगाड़ करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता। फिर वह एक गली में जाता है और वहां एक जलेबी वाले की दुकान के पास खड़ा होकर जलेबी उठाने की कोशिश करता है। तभी दुकानदार उसे चोर समझकर भगा देता है। अब भूख के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था और घर पर भी उसका छोटा भाई भूख के मारे बीमार हो गया था। तभी उसको रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। उसने आव देखा न ताव, उसने जल्दी से उस कुत्ते का मरा हुआ शरीर उठाकर घर ले आया और उसे अच्छे से पकाकर उसने एक टुकड़ा अपने बीमार भाई के मुंह में डाला और उसके भाई ने उस मांस के टुकड़े को जब निगला तब जाकर उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसको वह मांस अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके उन दोनों भाइयों ने उस कुत्ते की लाश को पूरा चट कर दिया था और अब उनको यकीन हो चला था कि अब उनके भूखे रहने के दिन कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पेट भरने का एक नया तरीका निकाल लिया था। अब कहीं भी उन दोनों भाइयों को किसी भी जानवर का मरा हुआ शरीर दिखता तो वह उसको चुपके से अपने घर में लाकर उसे पकाकर खा जाते थे। और वह इतने हैवान हो चुके थे कि आसपास के कोई भी बिल्ली या कोई कुत्ता दिखता तो उसे वह पकड़कर खा जाते थे। और अगर उनको कोई भी सादा दाल चावल भी दे दे
तो उनको वो हजम नहीं होता था। वो उल्टियां करने लगते थे क्योंकि उनको अब मरे हुए जानवरों का मांस चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब कोई भी कुत्ता या बिल्ली उस इलाके में नहीं बचे थे जिससे वह अपने पेट भर सकें। तभी एक दिन वह भूखे प्यासे रास्ते में टहल रहे थे तो उनको कब्रिस्तान के पास एक मरे हुए इंसान को दफनाया जा रहा था। यह देखते ही वह दोनों भाइयों का दिमाग ठनका और वह समझ गए कि अब उन्हें आगे क्या करना है। रात होते ही वह दोनों उस कब्र में गए और उस मुर्दे को उठाकर अपने घर में लाकर उसका मांस खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर का हैवान और भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि कब्रिस्तान से लाश गायब हो रही है, तब उन्होंने वहां और भी ज्यादा कड़ा पहरा लगा दिया, जिससे अब उन दोनों को फिर से खाने के लिए भटकना पड़ा। तभी एक दिन उनके एक दोस्त की मृत्यु हो गई, जिसको सुनकर उन दोनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वह खुश भी थे क्योंकि अब उनको उस मुर्दे को खाने का मौका मिल गया। जब रात हुई तो उन दोनों भाइयों ने कब्रिस्तान में बड़ी ही सावधानी से जाकर उस लाश को निकाला और उसे लाकर अपने खाट पर लाकर रख दिया और थोड़ी देर आराम करके उस लाश का एक पैर काटा और उसको अच्छे से पकाकर खाने लगे। उसको खाकर दोनों भाई सो गए और लाश को वैसे ही खुला बिस्तर पर रख दिया था। वो इतने लापरवाह थे क्योंकि उनके घर में कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उनके घर में हमेशा बदबू और गंदगी ही रहती थी। सुबह होते ही वह दोनों नहाकर सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पड़ोस के घर में एक कुत्ता था जिसने मरे हुए लाश की महक को सूंघकर उन दोनों भाइयों के घर पर पहुंच गया। पड़ोसी जब अपना कुत्ता ढूंढने के लिए उन दोनों भाइयों के घर पहुंचा तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसने जो देखा वह दिल को डरा देने वाला सीन था। तभी उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और गांव वाले भी यह सब देखकर समझ चुके थे कि यह दोनों भाई हैं, कब्रिस्तान से ही लाश चुराकर खाते थे और यह दोनों भाई बहुत ही हैवान किस्म के इंसान थे। जब दोनों भाई घर पहुंचे तो उनके घर के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ हुई थी। उन दोनों भाइयों को देखते ही गांव वालों ने उनको पकड़कर पेड़ में बांधकर उनको जिंदा जला दिया। यह कहानी सुनकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान इस हद तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की अपना बदला लेने के लिए उसके पूरे परिवार को कैसे खत्म करती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उसने अपना बदला पूरा किया। यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता या तो वही जानता था। वहां आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया था कि अब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात है, लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सावधान, बच्चे या कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। सब लोग यही सोचते थे कि यह घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है, क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों के तो
उस घर के पास से गुजरते हुए भी पसीने छूटते हैं, और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूतों का तो नाम ही ऐसा है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो बहुत पहले की बात है, एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश हो गई। शिकारी घर में अंदर आ गया और आवाज लगाई, अरे कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता? शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ? इस बार उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए हुए अपनी ओर आते देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा। मैं एक शिकारी हूं, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती, और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी आ जाएं। साहब, यह घर तो क्या कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो? साहब, क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? क्या नहीं जानता? यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। यह बात चारों तरफ फैली हुई है। आपको कैसे नहीं पता? क्या भूत? हा हा हा। बाबा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं, यह भूतिया घर है। होगा, तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नजरों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार बोला। शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां की रखी हुई हर चीज को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वह उन चीजों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब, आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूं। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन आवाज होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये पायल की आवाज। शिकारी उस आवाज के पीछे करने लगा। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। शिकारी ने देखा, उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। शिकारी का डर से पसीना छूटने लगा और वह चौकीदार से बोला, बाबा, वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब, वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर बोला, क्या बाबा, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह एकदम से कहां चली गई? साहब, वह चली नहीं गई, अदृश्य हो गई। शिकारी, ये सब कैसे हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, मुझे विस्तार से बताइए। चौकीदार रोते हुए
साहब, दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जीवित नहीं है। उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को यह बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था। अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला गया। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया तो एक डरावनी आवाज आई, आओ छोटे कुंवर, तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल और बेहद लाल और बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें और भयानक चेहरा। अपना मकसद पूरा करने वाली वो अहंकारी हंसी, और वह कह रही थी, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था। शिकारी अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाजा उस चुड़ैल ने बंद कर दिया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाजा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी और कुछ समय बाद दरवाजा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वही तहखाने में पड़ी हुई है, सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था, उस चुड़ैल ने उसका सिर ही उखाड़ लिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वह वो कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतने में कहते ही वह तहखाने के अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गई और फिर किसी ने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। दोस्तों, यह कहानी हमें दिल्ली से यशवंत मिश्रा जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने भले ही बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी विज्ञान वहां हार जाता है जहां से दूसरी दुनिया की शुरुआत होती है। भले ही विज्ञान इस बात को ना माने, लेकिन कभी कभी आंखों से देखी हुई चीज को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। बात उस समय की है जब मैं दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। मेरे साथ 5 लड़के और 4 लड़कियां भी पढ़ती थी। मतलब हम लोग कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट्स थे। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली थी और इंस्टीट्यूट 7 दिनों के लिए बंद होने वाला था। हमने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हमारे साथ 2 पढ़ने वाले लड़कों ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें घर जाना था। अब हम लोग 8 बचे, जिसमें 4 लड़कियां और 4 लड़के थे, लेकिन घूमने कहाँ जाना है यह तय नहीं हो पा रहा था। तभी एक ने कहा, गुवाहाटी या सिक्किम चलते हैं। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। इस पर उसने कहा कि क्यों ना पहाड़ों का मजा लिया जाए, बाकी जगह तो नॉर्मल चीजें ही देखने को मिलेगा। उसकी बात में दम था। मैंने भी हामी भर दी। सभी ने तय किया कि दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट से चलेंगे, फिर वहां से कार किया जाएगा।
और सभी बाई रोड सिक्किम जाएंगे। तय समय के अनुसार सभी एयरपोर्ट पहुंच गए और फ्लाइट लेकर कोलकाता पहुंच गए। हमने दिल्ली से ही एक एसयूवी कार बुक कर ली। हमने प्लान बना रखा था कि हम खुद ड्राइव करेंगे और किसी ड्राइवर को नहीं लेंगे। कोलकाता पहुंचकर हमने अपने लिए कार मंगवा ली और सभी उस कार में बैठ गए और ड्राइव करते हुए निकल पड़े। हालांकि ड्राइवर ने बता दिया था कि दूरी बहुत अधिक है और रास्ता भी सही नहीं है, इसलिए उसे ड्राइव करने दें। लेकिन हमने तो पहले ही प्लान बना रखा था, इसलिए खुद ड्राइव करने लगे। हमें ये पहले से पता था कि समय लगेगा, लेकिन इसी चीज का तो हम मजा लेने के लिए दिल्ली से यहाँ आए थे। पहले से तय था कि जब रात होगी तो हम पास के किसी होटल में रुक जाएंगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ ड्राइव का और पूरी मस्ती का। जहां भी हमें अच्छा सीन लगता हम गाड़ी रोक कर उतर जाते और फोटो लेना शुरू कर देते। इस तरह हम लोग पूरी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात होते ही हम पास के होटल में रुक गए और सुबह जल्दी तैयार होकर एक बार फिर जर्नी शुरू करने के लिए रवाना हो गए। हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच चुके थे, जहां से हमें हसीन वादियां देखने के लिए बहुत अच्छा सीन दिख रहा था। और पहले हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने की सोचकर दार्जिलिंग की तरफ मुड़ गए। रात को दार्जिलिंग में रुककर फिर अगली सुबह सिक्किम यानी गंगटोक की तरफ बढ़ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम लोग पहाड़ों की वादियों में गुम हो गए। शायद हम रास्ता भटक गए थे, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते पर कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी और हम जंगल की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अब थोड़ी सी चिंता और घबराहट सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि सामने कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे पूछ सके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आगे रास्ता कहाँ जाएगा। लेकिन जो दोस्त ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसका कहना था कि रास्ता तो है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा जरूर, लेकिन कहाँ उसे खुद मालूम नहीं था। और अब तो अंधेरा भी बढ़ गया था। रात हो चुकी थी और सुनसान जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट के साथ हमारे कार की आवाज आ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। साथ में लड़कियां भी थी जो बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन किया क्या जा सकता था। मुझे जिसका अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया। मतलब हम रात में जंगल में गुम होकर रह गए थे। कार की हेडलाइट बंद करके कार को बंद कर दिया और चारों ओर से खिड़की का शीशा बंद कर गेट को भी बंद कर दिया, क्योंकि अब कार में ही हमको रात गुजारनी थी। अगली सुबह देखा जाता कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। फिलहाल कार में ही सोने का प्लान बन गया और हम लोग बैठे बैठे ही अपनी अपनी सीट पर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। तभी कुछ हलचल सुनाई दी। आंखें खुली तो पाया कि एक सफेद छाया कार के आसपास चक्कर लगा रही है। बिना रोशनी के यह सफेद छाया हमें दिख रही थी। वो किसी औरत की सफेद छाया थी, जिसके बाल काले काले और खुले हुए थे। वो जमीन से ऊपर उठकर उड़ रही थी, जिसे देखकर हमारी सांसें ही रुक गईं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी कार के ऊपर कोई कूद रहा है। अचानक से खिड़की के शीशे से
किसी ने हमारी ओर झांका, जिसका चेहरा देखकर हम पूरी तरह से घबरा गए। चेहरे पर आंखें और नाक नहीं थे। चेहरा बिल्कुल काला और डरावना सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर अचानक से लड़कियां चीख पड़ी और बेहोश हो गईं। मैं भी पूरी तरह से डर गया था। भले ही दिल को समझा रहा था कि डरना नहीं है, लेकिन मैं भी काफी डर चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठे मेरे दोस्त ने अचानक से कार स्टार्ट की और पीछे की तरफ कार को ले जाने लगा, वो भी बहुत ही तेजी से। लेकिन क्या कार का पिछला चक्का तो जमीन को छू ही नहीं रहा था, वो जमीन से ऊपर था। अब तो और घबराहट हो रही थी। तभी मेरे पास बैठे दोस्त ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कार का पिछला हिस्सा जमीन को छुआ और तेजी से कार पीछे की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठा दोस्त पसीने पोंछते हुए लगातार तेजी से कार को भगाए जा रहा था। वही पास में बैठा दोस्त जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा है, जबकि वो छाया भी हमारे कार के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर तक लगातार कार के जाने के बाद हमें अचानक से एक सड़क नजर आई और दोस्त ने कार को सड़क पर ले आया। सड़क पर चलने के बाद वो छाया नजर नहीं आई। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि छाया ने हमारी मदद की या फिर हमें डराया, या फिर हमारा उनके एरिया में चले जाने से उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया। खैर, जो भी हो, आज भी जब वो डरावना चेहरा याद आता है तो रात को मेरा दिल कांप उठता है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना कुछ ज्यादा ही खौफनाक और अजीब है, क्योंकि इस घटना पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक सत्य घटना है जो कि हमें छत्तीसगढ़ से मोहित जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। रात को 2 बजे दरवाजे पर कोई था। मेरी पत्नी ने मुझे जगाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर के बाद आवाज आई, मोहित, मोहित। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो फिर से वहां कोई नहीं था। ऐसा सुबह तक चलता रहा। फिर सुबह को मैं अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने ऐसा कुछ भी होने से साफ इनकार कर दिया। उसी दिन मैं शाम को एक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने मुझे एक तावीज दी जिसे मुझे घर के दरवाजे पर लटकाना था। तावीज लटकाने के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वो तावीज अपने आप गायब हो गई और न उस जगह पर कोई बाबा मिले। लोगों ने बताया कि उनका निधन हो चुका है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं रात को अपने घर में आराम कर रहा था, तभी अचानक से मेरे सामने एक उड़ती हुई इंसान की खोपड़ी आई और जोर जोर से हंसने लगी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह खोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी बाबा की थी जिसने मुझे तावीज दी थी। बाबा रोते हुए मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारी मदद करना मुझे भारी पड़ गया और मेरी जान चली गई, लेकिन अब तुम्हारी बारी। इसके बाद बाबा की कटी हुई मुंडी वहां से चली गई। जब मैं सुबह सोकर उठा तो देखा मेरे आंगन में कई सारी इंसानों की खोपड़ी पड़ी हुई है और सब मुझे देखकर डरावनी हंसी के साथ हंस रही थी। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहां से भागने लगा तो मेरे सामने वो इंसानों की कटी हुई खोपड़ी आ गई और मुझे रोक लिया। जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया और सीधा एक पुजारी के पास पहुंच गया। पुजारी को भी मैंने सारी बात बता दी। पहले तो उन्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही अजीब घटना थी जो कि विश्वास करने लायक नहीं थी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर में साथ रहूंगा। फिर देखते हैं, उस रात वो भी मेरे साथ में मेरे घर पर रुक गए। उस रात जो कुछ हमारे साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अगर पुजारी मेरे साथ ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। उस रात मेरे कमरे में मैं और पुजारी थे। एकदम से मेरे कमरे में कई सारे बिना सिर के इंसान के धड़ घुस आए और उनके पीछे पीछे उनकी खोपड़ियां उड़ती हुई आ गईं। ये नजारा देखकर पुजारी की भी हालत खराब हो गई। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मुझे डर लग रहा था। पुजारी ने जल्दी से कमरे में एक बड़ा सा घेरा बनाया और मुझे उस घेरे के अंदर ले लिया। पुजारी ने इस घेरे ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया और वो मंत्र पढ़ने लगा। घेरे के बाहर कटी हुई खोपड़ियों से खून के आंसू टपकने लगे और धड़ पिघलने लगे। पुजारी पूरी रात सिर्फ मंत्र पढ़ता रहा। मेरी तो नींद ही लग गई। जब मेरी नींद खुली तो देखा कमरे में राख पड़ी हुई है और पुजारी जी सो रहे थे। मैंने उनको उठाया और उठते ही उन्होंने बोला, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस राख को नदी में बहा देना और तुम शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सत्य घटना है? ये तो अब मोहित जी ही जान सकते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। और यह कहानी हमें भोपाल से गौरव श्रीवास्तव जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरे पापा जी ने कई साल पहले एक पुराना खंडहर घर खरीदा था। उस समय उन्हें ये घर बहुत ही कम कीमत में मिल गया था। उस समय उस घर को लेकर कुछ लोगों का कहना था कि वो घर बेकार है। जो भी उस घर को लिया उसकी जिंदगी ही तबाह हो गई। लेकिन मेरे पापा इन सब बातों पर यकीन ही नहीं किया करते थे। गांव के लोगों ने पापा को वो घर खरीदने के लिए खूब मना भी किया, लेकिन पापा सुनते कहाँ थे किसी की। दरअसल जिस घर को पापा ने बहुत ही कम कीमत में खरीदा था, उसका पहला मालिक भी बहुत जल्दी मर गया और उसके बाद जिसने खरीदा और उसे बनवाया वो भी बहुत ही जल्द पागल हो गया। मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे वो घर खरीद लिया और उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ हुआ था। वो खंडहर खरीदने के कुछ दिन बाद मेरे पापा जी की मौत हो गई। घर में कई लोगों को भी यही लगने लगा कि उस खंडहर की वजह से मेरे पापा की मौत हुई है। सब उस घर को बेचना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उसे बेचने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस घर को बेचेंगे, लेकिन जब पैसों की जरूरत होगी तब। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। कई साल बीत गए। जब मैं बड़ा हुआ तो सोचा कि उस खंडहर को ठीक करके किराए पर दे दूं और अगले ही दिन उस खंडहर में काम शुरू करवा दिया। 2 से 3 महीनों के बाद वो बनकर तैयार हो चुका था। ना तो काम के दौरान कोई अनहोनी हुई, ना ही काम खत्म होने के दौरान।
जल्दी से मुझे एक नया किराएदार भी मिल गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही रात उस घर में टिक पाया। जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ भी ना बताया। इसके बाद तो कोई भी किराएदार एक रात से ज्यादा उस घर में रुकता ही नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो एक दिन मैंने उस घर में एक रात रुकने का फैसला किया, लेकिन मैंने अपने साथ 2 और लोगों को घर में रोक लिया। शाम हो चुकी थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। अब रात आई। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, वैसे ही कमरे में एक बहुत ही डरावना आदमी आया और तीनों को देखकर भयानक हंसी के साथ हंसने लगा। हम लोगों के तो होश ही उड़ गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उस डरावने आदमी ने मेरे पास आकर कहा, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अभी वो घर खाली पड़ा हुआ था, तो एक दिन मेरा सामना एक बाबा से हो गया। जब मैंने उससे इस परेशानी के बारे में बताया तो उसने कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, और वो एक रात उस घर में रुक गया। पता नहीं उसने क्या किया। जब सुबह मैं घर गया तो कमरे में एक तरफ बाबा सो रहे थे और दूसरी तरफ राख का ढेर लगा हुआ था। जब मैंने बाबा से इस बारे में पूछा तो बाबा ने बताया, ये है वो भयानक इंसान जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब वो राख बन चुका है। इस राख को नदी में फेंक आओ। अब ये घर पूरी तरह से तुम्हारा है। उस दिन के बाद से करीब 1 महीने तक मैं उस घर में रहा। मुझे फिर कभी वो भयानक इंसान नहीं दिखा और मैंने वो घर बहुत ही अच्छे दामों में बेच दिया है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर दें। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।